जय हिंद। देखिए, कोरोना दिन पर दिन अपना एकदम भयानक रूप लेते जा रहा है और ये जो सेकेंड वेव आया है कोरोना का, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में समझते हैं कि इसका पीक कब आएगा और ये वाला जो ग्राफ है ये कब नीचे जाएगा। देखिए, बीमारियों को कई स्टेज में बांटा जाता है। एक तो नॉर्मल बीमारी हो जाती है, एक होता है इंडेमिक। इंडेमिक वैसे बीमारियों को कहते हैं जो हर लगभग लगभग हर देश में पाए जाते हैं और ये अचानक आते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों की जान नहीं लेते हैं और फैलते बहुत तेजी से ही हैं। जैसे हम लोग के यहाँ मलेरिया मच्छर से बहुत तेजी से फैलता है, चेचक बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन बहुत लोगों का ये जान नहीं लेता है, कुछ लोग का ही ले लेता है जान, तो ये इंडेमिक में आता है। इसके बाद खतरनाक रूप लेता है आपका इपीडेमिक। इपीडेमिक एक बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारियों को कहते हैं, लेकिन ये कुछ खास एरिया में ही फैलते हैं, एक ही देश तक रह जाएंगे या एक से दो देश में, पूरी दुनिया में ये प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे स्पेन में आज से 100 साल पहले फैला था, स्पेनिश फ्लू फैला था। आप अगर छोटे पैमाने पे देखेंगे तो बिहार में एक चमकी बुखार आता है मुजफ्फरपुर तक के एरिया वाले में, तो ये एक छोटे रूप में होता है, लेकिन वो चमकी बुखार को आप इपीडेमिक में नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरिया को डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन जैसे स्पेनिश फ्लू आ जाएगा इपीडेमिक में, और अगर कोई बीमारी पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले ली है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। तो अभी कोरोना जो है वो पूरी तरह से पेंडेमिक रूप लिया है, पूरी तरह से पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। आज से 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था, हम लोगों ने उससे कुछ भी नहीं सीख लिया है। इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ भी नहीं सीखता है। स्पेनिश फ्लू के भी 3 फेजेस थे। स्टेज 1 स्टेज मतलब जो उसका फेज, एक वेव 1 आया था, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। तो हम लोग भी कोरोना को ये सीखना चाहिए था कि स्पेनिश फ्लू का जो सेकेंड वेव था वही सबसे ज्यादा खतरनाक था, और फिर 100 साल बाद यही हुआ। जो आज के वक्त में कोरोना है, इसका फर्स्ट वेव उतना खतरनाक नहीं था जितना कि सेकेंड वेव खतरनाक है। और अगर आप स्पेनिश फ्लू को देखेंगे तो उसका थर्ड वेव सबसे कमजोर था, तो कोरोना का भी जो थर्ड वेव आएगा वो शायद सबसे कमजोर रहे। आप अगर आंकड़ों पे ध्यान देंगे, डाटा पे, तो जो फर्स्ट वेव था कोरोना का, इसमें जो पीक आया था ये सितंबर महीने में आया था, और सबसे ज्यादा मरीज जो रिकॉर्ड किए गए थे वो 16 सितंबर को रिकॉर्ड किए थे। ये 97,859 यानी लगभग 98,000 मरीज थे। उसके बाद से ये पीक डाउन हो गया और फरवरी का महीना जो था यहाँ पर ये पीक डाउन हो गया। उसके बाद मार्च से ये फिर पीक पकड़ने लगा, और जो सेकेंड वेव आया अप्रैल महीने में, ये सबसे भयावह स्थिति हो गया। देखिए, ये सितंबर महीने का ग्राफ है, फिर डाउन हुआ है और फिर ये अप्रैल में उठने लगा। और 16 अप्रैल का जो डाटा है 2,34,943 केस, यानी लगभग 2,34,000 केस यहाँ पे आए हैं सब। तो इतना ज्यादा का चेंजिंग देखा गया है। अमेरिका ही है जो हम लोग से इतने तेजी से स्प्रेड के मामले में आगे है, वहां पे लगभग 3 लाख केसेज आए थे। विशेषज्ञों का माने तो जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ये मई के महीने में इसका पीक आएगा, और जब तक पीक आएगा पर डे हमारे यहाँ लगभग 3.5 लाख लोग मिलने लगेंगे। और ये जो मरीज मिलेंगे, ये ज्यादातर अब जो मरीज मिलेगा उसमें बच्चा और बूढ़े नहीं रहेंगे, मेन जो वर्किंग कैपेसिटी है, हमारे वर्किंग पीपल है, युवाओं में ये मिलेगा, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत है और जो बूढ़े हो गए हैं 40-45 से ऊपर हैं, उनका वैक्सीनेशन का काम हो गया, उनके बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अभी तो पीक नहीं आया, हम लोग पूरे दुनिया में टॉप करेंगे कोरोना में, इतनी तेजी से फैलने के लिए यहाँ पर। और इस बार का जो कोरोना है ये बहुत ज्यादा लीथल यानी खतरनाक है। आप देखेंगे इतने ज्यादा भीड़ होने की वजह से हॉस्पिटल में बेड नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट या प्रशासन की और पब्लिक की, तो ये लोग अभी उतने तैयार नहीं और बहुत हल्के में ले रहे हैं। पहले जब कोरोना आया था तो ट्रेन की बोगियों को काटकर कोरोना वार्ड बनाया जा रहा था। दिल्ली में डीआरडीओ ने अपना हॉस्पिटल बना दिया, राधा स्वामी सत्संग को बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था, हजारों करोड़ रुपए आए थे, जबकि उस समय 98,000 केस ही सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था, और यहाँ पर डे 2 लाख से ज्यादा मिल रहा है, फिर भी इतना एग्रेसिव रोल में कोई नहीं है। हॉस्पिटल में बेड्स कम है, बेड को तो गोली मारी है भाई। शमशान घाट में लाइन लगा के वहां लाशें जलाई जा रही हैं, वहां पर लाशों को रिकॉर्ड ना करे वहां पर बाउंड्री चलाई जा रही है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि इसका मतलब इसका जो असर है या फिर इससे जो इन्फेक्शन है बाहर तक ना आए, इसलिए इसको किया जा रहा है। कब्रिस्तान का भी वही हाल है। इस बार जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इस बार सांस की समस्या वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है, और ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं है। वेंटिलेटर पे जितने मरीज पड़े हैं उनके लिए ऑक्सीजन मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ हो गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितना ऑक्सीजन है
हॉस्पिटल्स में, उसका 7 गुना ज्यादा डिमांड है। अब आप बताइए किसी चीज का 7 गुना डिमांड, यानी एक आदमी के लिए ऑक्सीजन है जबकि मरीज हैं 7, इसलिए वो ज्यादा मर रहे हैं। इस वजह से जो ऑक्सीजन का काला बाजारी है, जो उसका प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, 9 गुना प्राइस बढ़ गया है। ब्लैक में ऑक्सीजन को बेचा जा रहा है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो इतना इसेंशियल था, हॉस्पिटल देखिए भारत में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका 15% ही हॉस्पिटल को दिया जाता है, उसका 15% ही जरूरत हॉस्पिटल को पड़ता था, जो एनफ था। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बहुत कम ही कमी देखी गई थी, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन 85% जो ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन की ज्यादातर खपत इंडस्ट्रीज में की जाती है जो गैसियस फॉर्म में रहता है। तो ज्यादातर ऑक्सीजन तो ये इंडस्ट्री वाले लेके चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, देखिए अभी ऑक्सीजन की जो खपत है उसको बाकी जगहों से रोककर हॉस्पिटल को सप्लाई दिया जाए। जैसे वेल्डिंग में देखेंगे तो ऑक्सीजन का यूज ज्यादा हो जाता है वेल्डिंग को जोड़ने वगैरह के लिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि जो एसिटिलीन वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो किस कलर का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। रेलवे ग्रुप डी वाले लोग ये सब साइंस में क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर जो जितना वेल्डिंग वर्क हो रहा है इंडिया में, एसिटिलीन वगैरह की वेल्डिंग, वहाँ ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है। तो फिलहाल उनको 10-15 दिन के लिए उस चीज को थोड़ा धीमा करना चाहिए ताकि वहां से ऑक्सीजन को इस एरिया में लाया जा सके। जो माइनिंग होती है, सुरंगें खोदी जाती हैं, खास करके कोयला की सुरंग बहुत गहरी होती है। अब उस गहराई में ऑक्सीजन नहीं होता है तो बड़े बड़े ऑक्सीजन के पाइप्स वगैरह भेजे जाते हैं ताकि अंदर जो माइनिंग हो रही है उसमें मजदूरों को ऑक्सीजन मिल सके। तो जब तक कोरोना हाई पीक पर है, इन मजदूरों को भी भैया हटाइए, कम से कम वहां ऑक्सीजन दीजिए ना। 10 दिन कोयला लेट से भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जितना कोयला है वो इंडस्ट्रीज को चला लेंगे, क्योंकि इस महामारी में हर चीज को स्लो डाउन हुआ है तो ऑक्सीजन पे ही ज्यादा तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग अपना ऑक्सीजन। 85% ऑक्सीजन ही कोयला खदान इत्यादि में भेजे हैं, वहां मरीज मर रहा है ऑक्सीजन की कमी से। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है तो स्टील उद्योग। स्टील के कारखाने में बड़े बड़े भट्टियां होती हैं जिन्हें हम लोग फर्नेस कहते हैं। इन फर्नेस को चलाने के लिए इतना आग लगता है, सोचिए इतना भयानक आग होता है कि लोहा पिघला देता है। लोहा, स्टील, एल्युमिनियम पूरा पिघल जाते हैं, तब ना उनसे जो जो चीज चलाना है। अब आपको पता है कि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। तो इनमें ऑक्सीजन की इतनी खपत होती है कि इन स्टील उद्योग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ऑटोमोबाइल उद्योग है जो इसमें कटिंग वेल्डिंग के लिए होता है, वहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि पिछले बार में स्टील कंपनियों ने, जिसमें रतन टाटा की टाटा स्टील, जिंदल स्टील ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई दिया था। इस बार भी सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि जो 85% इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उन्हें हम लोग को यहाँ हॉस्पिटल की ओर सप्लाई देना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को इस्मा एक्ट को तुरंत लागू करना चाहिए। देखिए इस्मा एक कानून है, 1968 में इसे लाया गया था। इसका पूरा नाम होता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। इस कानून में यह कहा गया है कि जब कभी भी एस्मा किसी चीज पर लागू हो जाएगा तो उस डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। अगर हड़ताल पर चले गए तो उन्हें बिना वारंट, बिना एफआईआर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी, 6 महीना जेल भी हो जाएगा। इस्मा लगाने की सूचना अखबारों से दे दी जाती है। देखिए इस्मा लगाना जरूरी भी है, क्योंकि जिनके पेशेंट मर रहे हैं तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टरों से बदसलूकी कर दे रहे हैं, या बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां सैलरी नहीं मिली है डॉक्टर और नर्स को। अगर ऐसे में ये डॉक्टर और नर्स छुट्टी पे चले जाएं या हड़ताल कर दे, या ऑक्सीजन सिलेंडर में है, जैसे आपको याद होगा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की घटना, ऑक्सीजन वाले को पैसे की पेमेंट नहीं थी तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दिया था, जिससे कि बहुत सारे लड़के मर गए थे, छोटे बच्चे। तो एस्मा एक्ट लगने के बाद ऐसा कोई नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता है तो दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी अब जहां जहां खतरनाक एरिया है वहां एस्मा एक्ट को लगाना चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना ना हो, कोई भी वहां छुट्टी पे ना जा सके। क्योंकि अभी के वक्त में डॉक्टर, ऑक्सीजन की सप्लाई वाले हैं, इन लोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब गवर्नमेंट को कौन सलाह दे, हम जाके बोलेंगे? इनको कहा जाने कौन सलाह दे दिया मोदी जी को कि रेडियो पे आके बोल रहे हैं कि लड़का लोग एग्जाम में सबसे पहले जो खतरनाक क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। भैया माथा पगला गया, जिंदगी भर हम लोग यही पढ़ाएं लोग कि पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि मेंटलिटी प्रेशर कम हो जाएगा, तुमको भी रिलीफ मिलेगा। भैया आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए। अब इनको पता नहीं कौन सलाह दी। आपको ही पता है कि प्रधानमंत्री जो भी बात बोलते हैं उन्हें कोई सलाह देता है, वो बताता है तभी वो बोलते हैं। ये पता नहीं किसको किसको सलाह देने में रखे। अब सारा लड़का, टीचर परेशान है, हमसे कई टीचर फोन कर रहे हैं, बताइए ना सर, हम लोग तो लड़का को ही पढ़ाएं, आप ही कुछ बोलिए। स्टूडेंट हम लोग को कहता है कि सर आप तो हमेशा यही समझाएं, और वही होता भी है। अगर कोई लड़का अगर सोचेगा कि पहले टफ क्वेश्चन कर दे तो गारंटी फेल होके आएगा। तब इनको कौन सलाह दे रहा है, हम क्या बताएं? मोदी जी आप इंडस्ट्रियल
ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में भेजिए, इसमें एक लगाइए। हम लोग का बात ना मानेंगे तो हम क्या करें भाई, हम तो पढ़ाएंगे। देखिए हम लोग की भी लापरवाही है कोरोना को फैलने में। सेकेंड वेव में, फर्स्ट फेज में तो चाइना जिम्मेदार था, हम लोग जानकार नहीं थे, लेकिन सेकेंड फेज के लिए पूरी तरह हम ही जिम्मेदार हैं। शादियों में खूब धूमधाम से पार्टियां चलने लगी, लोग सड़कों पर इधर उधर बिना मास्क के पहनने लगे, घूमने लगे, खुद पुलिस वालों से उलझने लगे, आपका मास्क कहाँ है, ये कहाँ है। सड़कों पे वैसे ही भीड़ भाड़ हो गई। चुनावी रैलियों को तो छोड़ दिए, बस वगैरह में तो जो पहले तरह थी लोग भूल गए, लोग कहाँ कोरोना है, कोरोना से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो गधा ये बोलता है कि कोरोना से कुछ नहीं होता, उसको पकड़ के कोरोना वार्ड में घुसा देना चाहिए जहां कोरोना का मरीज है। देखिए उसे थोड़ा देख के मर जाएगा, कितना बुरा हाल है कोरोना का यहाँ पर। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग में भी देखिए, उत्तराखंड में जो कुंभ हुआ, यहाँ पर महामंडलेश्वर जी की मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत ही योग्य साधु संत थे वो लोग। तो इनमें आप देखेंगे लगभग 60 से 70 साधुओं को कोरोना हो गया, लगभग 500 से ज्यादा वहां पे जो पर्यटक गए थे लोग वहां पे, उन्हें कोरोना हो गया। तो इस पे भी थोड़ा सा लगाम लगा देना चाहिए। अब मीडिया वाले पूछने लगे सब, देखिए मीडिया का तो काम है सवाल पूछना, इन लोग से पूछने लगे कि भैया ये कुंभ में इतना भीड़ क्यों लगा रहे हैं। साहब आप कहीं भी धार्मिक जाइए, धर्म किसी बंधन का मोहताज नहीं होता है। इन लोग का लॉजिक देखिएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट का, तो इनका कहना है कि कोरोना खुले में, कुंभ का मेला खुले में हो रहा है, खुले में कोरोना थोड़ी फैलता है। अरे भाई साहब, तो भारत की जितनी सड़कें हैं ना, सारी सड़कें खुली हुई हैं, खुले में कोरोना नहीं होता है तो सड़कों पे लॉकडाउन की क्या जरूरत है, सड़कों पे भी खुला छोड़ दिया जाए। भाई देखो कहीं पे भी, पिछली बार भी देखिए हमारे बिहार और झारखंड में जो सावन का महीना आता है तो कांवड़ यात्रा जो जाते हैं लोग बोल बम में, इतना भव्य यात्रा निकलती है, लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं निकली थी। तो शंकर जी को भी पता है कि भाई ये हमारे श्रद्धालुओं में अभी थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, तो आप सब सुरक्षित रहें, हम रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। अब देश बनता है वहां के लोगों से, ऐसे कोरोना फैल जाएगा तो इससे कोई फायदा नहीं। जो बाकी का असर था वो बंगाल चुनाव कर दिया। अब ये हमारे राहुल बाबा हैं, दीदी जी हैं ममता बनर्जी, हमारे अमित शाह जी हैं, ये मोदी जी हैं, इनमें किसी का आप मास्क नहीं देखेंगे। यार भाई ये भी एक आधा जगह तो यो मास्क लगा के घूमती, आधा यो नहीं घूमती। तो जो चुनाव है आप देखेंगे मीडिया भी महाराष्ट्र को कवर करेगा, वहां कोरोना है, मध्य प्रदेश में कोरोना है, राजस्थान में, बंगाल में कोरोना का ग्राफ नहीं दिखा जाएगा। जबकि ये इलेक्शन खत्म होगा, इतना भयानक कोरोना यहाँ आएगा 30 तारीख तक में, अप्रैल के बाद, अप्रैल में बंगाल का चुनाव खत्म होगा। उसके बाद सबको याद आएगा लॉकडाउन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखिए, यही 3 बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ लड़ रही हैं लोग, इन लोग का सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, धज्जी उड़ा दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग का। भारत सरकार को ब्रिटेन मॉडल को अपनाना चाहिए। ब्रिटेन में कोरोना का जो वेव है, सेकेंड वेव, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस वेव से वो ब्रिटेन ने क्या किया कि उसने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया। उसने देखा कि जिस एरिया में कोरोना के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं उस मोहल्ले को 100% लॉकडाउन कर दिया, कोई नहीं निकल सकता है, पूरी तरह से कंटोनमेंट जोन बनाया 100%। वहां पुलिस उतार दिया चारों ओर से, इधर के लोग आ जा नहीं सकते, वहीं खाना वाना पहुंचा दिया। तो जगह 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 ऐसे करके कंटोनमेंट जोन बना दिया। इससे क्या है कि जिसका रोजगार चल रहा है वो भी ठीक है, और जो कंटोनमेंट जोन है वहां पे जब तक कंटोनमेंट से खत्म नहीं होता है तब तक ठीक नहीं, उस एरिया को नहीं छोड़ा जाता है। तो भारत सरकार को भी यही नियम अपनाने चाहिए। दूसरा, ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन को बहुत तेज किया और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ही धीमा चल रहा है। उल्टे से वैक्सीनेशन हमारे यहाँ धीमा चल रहा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उस पर से वैक्सीन को बाहर निर्यात किया जा रहा है। भाई इतना वैक्सीन अभी भारत में नहीं है कि निर्यात किया जाए, खुद के हाथ जला के दूसरे का कोई मदद नहीं करता है यहाँ पर वैक्सीनेशन। और रही बात भारत में, तो आधा लोग तो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, लोग कुछ कर अरे भाई एक से एक आदमी को देखे, एक मेरी मम्मी को आके कह रहा था कि आप वैक्सीन लगा दीजिए तो किडनी खराब हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये वैक्सीन फेफड़ा को बचाने के लिए, कोरोना फेफड़ा को अटैक करता है, किडनी से इसको क्या मतलब है वहां पे। तो ऐसी भ्रांतियां भी फैली हैं। तो वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि वैक्सीन प्राइवेट को भी उपलब्ध कराइए, ऐसे सेंटर्स बनाइए जहां पे वो लोग भी आगे बढ़े ताकि वैक्सीनेशन तेजी से हो सके। आप गवर्नमेंट को भी कहते हैं हाथ जोड़ के कि कुछ ऐसे वैक्सीन कह दीजिए हम लोग से कि भैया आप एक काम कीजिए, जैसे जो सक्षम है, जैसे हमको गवर्नमेंट कह देगी कि खान सर आप हमको इतने पैसे दे दीजिए, हमसे वैक्सीन ले लीजिए, तो हम उनको जितना पैसे दे के वैक्सीन ले लेंगे, और हमारे जो स्टूडेंट है कम से कम हम उनको तो लगा सकते हैं, कुछ जिम्मेदारी दूसरे को दिया जा सकता है, ताकि एक सेंटर बना जाकर तेजी से हो। हर चीज अगर केवल गवर्नमेंट करने लगेगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट कहीं कसर नहीं छोड़ी है वैक्सीनेशन में, वैक्सीनेशन में तो गवर्नमेंट बहुत तेजी से कर रही है, नो डाउट। अब कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि जवान लोगों को अलग वैक्सीन लगेगा, बूढ़े लोग को अलग लगेगा। अरे भैया वैक्सीन में एक के है, कैटेगरी इसलिए कर रहा है कि एक साथ भीड़ मत लग जाए, सारे लोग मत चला लो। एक ये भी गड़बड़ है हमारे यहाँ। कोरोना का हमारे अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस कोरोना ने जो अमीर थे उनको एकदम अमीर बना दिया,
जो गरीब थे उनको एकदम दरिद्र बना दिया। इस कोरोना में सबसे ज्यादा अगर कोई पिसा है तो बेचारा मिडिल क्लास का आदमी पिसा है। गरीब व्यक्ति का तबका का था तो उसे समाज को भी एक सहानुभूति थी कि नहीं हमें इनकी मदद करना है। बेचारा मिडिल क्लास वाला किसी से रो भी नहीं सकता है, मांग भी नहीं पा रहा था। मिडिल क्लास को इतनी क्षति पहुंची है कि 5 से 7 साल लग जाएगा वो अपनी क्षति पूर्ति करते वक्त, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ब्यूटी पार्लर, जिम हो गया, सिनेमा घर हो गया, कोचिंग हो गए, ट्यूशन हो गए, स्कूल हो गए, ये सारे चीज जो है इतनी बुरी तरह प्रभावित हो गए। कई होटल वाले लोग को तो देखते बेचारा उस सबको रेंट तक नहीं आ रहा। क्या कीजिएगा, यहाँ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग का पढ़ाई वगैरह भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है वहां पर। अब पढ़ाई का मान के चलिए ऑनलाइन वो लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सा पिछली बार लॉकडाउन में कई स्टूडेंट मेरे पास आया था कि सर लॉकडाउन में थे, मकान मालिक पैसा मांग रहा था, हम लोग कहाँ से देते, तो हम लोग का सामान फेंक दिया, उसी में हम लोग का ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये सब था। तो भाई साहब इस बार जितने स्टूडेंट हैं अपना जरूरी चीज अपने लॉज में मत रखिएगा, वरना पता नहीं किसका दिमाग कैसा घूमेगा, कोई नहीं जानता है। क्योंकि आज का जो समाज है, आजकल कोई आपके व्यवहार को नहीं देखता है, इंसानियत कोई नहीं देख रहे हैं। आज के वक्त में लोग होंठ की नहीं नोट की भाषा सुनते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि अपने लॉज वगैरह में बहुत कीमती चीज मत रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन कब कितना लगेगा, ये सेकंड फेज फर्स्ट फेज से ज्यादा खतरनाक है। आप जहां रहिएगा वहां सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। हम अगर सुधार करेंगे, खुद का बचाव करेंगे तो ज्यादा बेटर है। कोरोना बहुत ही खतरनाक है जो सेकेंड फेज का है। और रही बात की कौन सी वैक्सीन अच्छी है, फाइजर, मोडर्ना, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, ये क्या है, सीटी वैल्यू क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से वैक्सीन काम करता है और हमें कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए। और क्या होगा कि अगर हम एक फर्स्ट डोज हम कोविडशील्ड की लगा दें और सेकेंड डोज कोवैक्सीन की लगा दें तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सब की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।